Chapter 1 of CB1 is key principles of finance and corporate governance, right? So इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to have an overview of the main financial decisions that a company has to take on daily basis and when it is being run by few people. एक कंपनी जो अभी चल रही है ना, और अभी जो ऑपरेशन में है, तो डेली टू डेली बेसिस पर क्या क्या उसके पास टास्क होते हैं, क्या क्या डिसीजंस उस कंपनी को या उन कंपनी के ओनर्स को या जो भी वहाँ पे जो मेन एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, किस किस तरह के डिसीजन उनको लेने पड़ते हैं, what are the causes behind those decisions and what precautions we have to take while we are taking those decisions, and what are the challenges faced by the top tier of that company when such decisions are being taken for the welfare of the company or for some other people, right? तो क्या क्या बेसिक जो स्ट्रक्चर है पूरे फाइनेंस का और एक कंपनी का, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ऑन द साइड ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो वो सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो कोई भी एक कंपनी हो, है ना, बी इट एनी कंपनी, इट विल हैव some assets, है ना. Assets are kind of thing which currently is producing any income, या आपकी कोई वैल्यू में आपको ऐड कर रही है, जो अभी आपकी वैल्यू में ऐड कर रही है, या अभी आपको इनकम जनरेट करके दे रही है, या फ्यूचर आपको वैल्यू में ऐड कर देगी, आपको इनकम जनरेट करके देगी. ऑल दोज थिंग्स आर कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ एसेट्स, राइट? तो कोई भी कंपनी होगी उसके अपने कुछ ना कुछ एसेट्स जरूर होंगे. तो अगर मैं इनको एसेट्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, आपका रियल एसेट्स में एंड फाइनेंशियल एसेट्स में. We further categorize them into two parts, real assets and financial assets. Now real assets में भी further मैं दो तरीके से इनको डिवाइड कर सकता हूं. Real assets can be tangible assets और they can be non-tangible assets, या हम बोलते हैं intangible assets. बेसिकली जो कॉमन वर्ड जो यूज किया जाता है that is intangible assets. Now what is tangible asset and what is a non आपका intangible asset, right? So tangible assets are kind of assets which are more physical in nature. अगर बहुत बिल्कुल layman terms में अगर put किया जाए, so tangible assets are those assets which are more physical in nature, like you can touch them, you can feel them, right? So such kind of assets are known as basically tangible assets. For example, machinery. Suppose you are running a factory, आपकी अपनी खुद की कोई फैक्ट्री है, किसी प्रोडक्ट की कोई इंडस्ट्री है आपकी, तो उसमें जो भी मशीन के आपके लिए एसेट है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ इनपुट वैल्यू फॉर योर कंपनी, राइट? सो मशीन एक ऐसा एसेट है जो आपके पास एक फिजिकल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है. सच काइंड ऑफ एसेट्स आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स. वेयर इनटेंजिबल एसेट्स की मैं अगर बात करूं तो दे कैन बी फॉर एग्जांपल ब्रांड वैल्यू ऑफ योर कंपनी. इट इज एन एसेट, है ना. आपकी अपनी कंपनी है, लेट्स से पतंजलि, उसकी क्या ब्रांड वैल्यू है इस टाइम पर, है ना. अगर ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी तो इट विल डेफिनेटली ब्रिंग मोर बिजनेस, इट विल डेफिनेटली ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट. सो उससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली क्या होगा, इनहेंस होगा, है ना. तो ब्रांड वैल्यू इज दैट काइंड ऑफ एन एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट इज देयर, वो है, और वो अपनी कंपनी के बिजनेस को, प्रॉफिट को क्या है, सीवियरली इन्फ्लुएंस करती है. और क्या हो सकता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लेट्स से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपनी, कुछ आपका लेट्स से यूएसपी है ना, कुछ यूएसपी है, कुछ आपके पास एक ऐसा आइडिया है, या कुछ भी आपकी नॉलेज बेसिस पर जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो आपका अपना खुद का एसेट है. बिकॉज ऑफ दैट पीपल विल हैव मोर फेथ इन यू, यू हैव अ बेटर R&D डिपार्टमेंट, है ना. एंड देन उससे क्या होगा, पीपल विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, दिस कंपनी होल्ड्स अ ब्रांड वैल्यू, and then we can say yeah, this company is more trustworthy, and उससे क्या होगा, more people will be interested in investing in your company and etc, right? So such kind of assets are known as intangible assets which do not take a physical form but they are assets to your company, right? अब financial assets की अगर बात करें तो assets are like let's say आपके shares हो गए,
है ना। सपोज एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है आपकी, है ना, वो आपका क्या शेयर्स हैं, उसके अपने बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स इशू करती है वो कंपनी, शेयर्स इशू करती है वो कंपनी, राइट। तो दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। हो सकता है कि ये सब जो भी हमने किया है, कि हमने शेयर्स हमने इशू किए हैं या बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं, सो ये हमने इशू किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, या फिर हो सकता है कि कुछ रेगुलेटरी बेसिस रहे हों, कुछ रेगुलेशंस ऐसे रहे हों जिनसे हमें कंपाइल करना था, एंड उनके बेसिस पर क्या है, हमें ये सारे एसेट्स हमें क्रिएट करने पड़े। तो सच काइंड ऑफ एसेट्स आर नोन एज फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। तो एसेट चाहे कोई भी हो, चाहे आप मशीनरी है या ब्रांड वैल्यू आपको बिल्ड करनी है, आपको बॉन्ड्स इशू करने, कुछ भी करना है, या आपको रेस करना है मनी, कुछ भी आपको करना है, ऑल एसेट्स रिक्वायर रेजिंग मनी या रेजिंग फंड्स, है ना। ऑल एसेट्स रिक्वायर विसे मनी, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। ऑल एसेट्स रिक्वायर मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग। अगर मुझे मशीनरी परचेज करनी है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मुझे कोई भी एसेट चाहिए होगा, तो मुझे क्या होगा, मुझे उसके लिए मनी रेज करना पड़ेगा, मुझे क्या है, वो पैसा कहीं ना कहीं से फाइनेंस करना पड़ेगा। देन देयर कम्स द रोल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कंपनी। जो पूरा जो है चैप्टर है उसी पर्सन के रोल के आसपास घूमता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। अ पर्सन या अ रोल कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजर, इन शॉर्ट विल कॉल इट FM। जो पूरा चैप्टर है, द आइडिया ऑफ दिस चैप्टर विल रिवॉल्व अराउंड द बेसिक वर्क स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ FM इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, कि FM का रोल क्या होता है, किस तरीके से वो पूरी कंपनी के स्ट्रक्चर को मैनेज करता है, राइट। तो जहां पर मनी फाइनेंसिंग की बात आई, तो वहां पे हम बोले दिस अ पर्सन हु इन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर FM, उसका ये टास्क होगा कि ये पैसा कहां से फाइनेंस किया जाए या ये मनी कहां से रेज की जाए। दिस फाइनेंशियल मैनेजर विल हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हिम, है ना। एक पहला कि हम एज अ कंपनी कितनी एसेट्स में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन विच एसेट्स टू पुट आवर मनी इन, या इन विच एसेट शुड वी इन्वेस्ट आवर मनी, किन एसेट्स में मुझे मेरा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड दिस opens up something which is called capital budgeting. This area is known as capital budgeting. कि now we have the money, let's say we have the money, ये आपका बात का क्वेश्चन है, या let's say अगर पैसा है मेरे पास, तो मुझे कहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे किस तरह के एसेट्स में मेरा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सेकेंडली, जिन एसेट्स में मुझे मेरा पैसा इन्वेस्ट करना है या मैं करना चाहता हूं, वहां से where do I raise that money? Where do I raise that money? From where do I raise that money? कि मुझे अब पता चल गया कि मुझे पैसा चाहिए, बट वो पैसा मुझे कहां से रेज करना है, मुझे कहां से वो पैसा मिलेगा। दिस इज अ फाइनेंशियल डिसीजन एंड दिस इज अ वेरी की क्वेश्चन। इट इज अ की क्वेश्चन फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर। सबसे पहले मुझे किन एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, और जिन एसेट्स में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है उसके लिए मुझे पैसा कहां से रेज करना पड़ेगा। ये काम किसका, आपका फाइनेंशियल मैनेजर का या आपका फाइनेंस मैनेजर का है, राइट। ओके, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में अगर देखूं, लेट्स से जो हमने अभी तक बेसिक आइडिया डेवलप किया है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि यहां पे आपका फाइनेंस मैनेजर है, यहां पर देयर इज अ मार्केट जहां से पैसा क्या है हम ले सकते हैं, फंड्स क्या है रेज कर सकते हैं फॉर अ पर्पस। एंड देन देयर इज अ कंपनी जिसके अपने कुछ ऑपरेशंस है, जिसके लिए मुझे क्या करना है, मनी रेज करना है, या मेरा कोई प्रोजेक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो व्हाट अ फाइनेंशियल मैनेजर विल डू, दैट ही विल टेक कैश। अब कैश का मतलब क्या है, मनी। ही विल टेक कैश फ्रॉम इन्वेस्टर्स। वो क्या करेगा, मार्केट में जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनसे क्या कैश लेगा, एंड देन he'll purchase assets ताकि जो कंपनी के ऑपरेशन है वो क्या स्मूथली रन हो सके, जो हमारा मेन पर्पस है, राइट। एंड जब हम ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से जिस बिजनेस के लिए हमने वो कैश रेज किया या जो हमने फंड रेज किया, अगर ऑपरेशन रन हो रहा है तो हमारे पास क्या इनकम भी आ रही होगी, तो वी मस्ट बी जनरेटिंग सम कैश फ्रॉम दोस ऑपरेशंस।
तो वहां से जो मेरे पास कैश आएगा वो मेरे पास आना है कैश फ्रॉम सच ऑपरेशंस, है ना. देन व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न द बोरोड मनी टू इन्वेस्टर्स विद ऑफ कोर्स सम इंटरेस्ट, है ना, विद ऑफ कोर्स सम इंटरेस्ट, या जो भी रिटर्न हमने उनको देने का प्रॉमिस किया था 6% 8% जो हम बोलते हैं. इन्वेस्टर क्या कहीं पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है तो रिटर्न में क्या कुछ ना कुछ उसको मिल रहा होगा एक्स्ट्रा. तो वो जो हमने उनको प्रॉमिस किया था या वो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मेरा काम है कि मुझे उनको वापस करना है. ऑफ कोर्स सम ऑफ द कैश फ्रॉम दिस ऑपरेशन विल बी री इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि जो भी सारा पैसा आया उसी का रिटर्न क्या हम दे देते हैं. ऑफ कोर्स वी कम अंडर सम लेट्स से अ कैलकुलेशन की कितना परसेंट हम दे सकते हैं, कितना परसेंट हमें खुद के लिए चाहिए होगा, बिकॉज खुद के लिए भी तो कमा रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ आवर फाइनेंशियल मैनेजर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए मनी रेज करना है या हमें ऑपरेशन के लिए हमें मनी रेज करना है. जो पैसा आ रहा है उसके बाद एज ए फाइनेंशियल मैनेजर मेरा रोल क्या होता है, राइट, गेटिंग अ पॉइंट. तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग, राइट. तो कैपिटल बजटिंग के बारे में अगर और बात करें, कैपिटल बजटिंग, राइट. तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ एसेट्स, है ना, विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ एसेट्स, या हम ये बोल सकते हैं कि विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज. तो हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे सॉरी, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर मुझे किन एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, या मोर इंपॉर्टेंटली विच प्रोजेक्ट्स टू अंडरटेक, which projects to undertake. And this is a very difficult decision for a financial manager कि किस प्रोजेक्ट में मुझे मेरा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. This will be a very difficult decision for a financial manager because उसमें क्या है, एक सीवियर एनालिसिस आपको करनी पड़ती है, सब कुछ आपको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से मुझे कहां पर अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहिए. Getting a point? Because when you're deciding on a project कि which project you will take, तो सबसे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा या मैं बोलूं जो बेसिक क्राइटेरिया रहेगा while selecting those projects will be to select a project with maximum profitability. To select a project with maximum profitability. हम यही चाहेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए. अगर सपोज मुझे एक ही प्रोजेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो आई वुड वांट टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट विल बी गिव मी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी. नाउ प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि मेरे फ्यूचर के कैश फ्लोज क्या होंगे, कितना फ्यूचर में मेरे पास इनफ्लो आएगा, कितना फ्यूचर में मेरे पास कैश फ्लोज आएगा या आउटफ्लो होगा. वो सारी की सारी चीजें क्या है, वो उस बात पे डिपेंड करती है कि फ्यूचर का मेरा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन सच कैलकुलेशन. इसीलिए क्या किया जाता है कि वी रन अ फाइनेंशियल एनालिसिस, we run a financial analysis of projects, है ना, we run a thorough financial analysis of projects to decide कि which project should we take and which project should we discard immediately, right? So when we perform a deep financial analysis etc etc, है ना, we are not going to discuss about how we do it, we are going to discuss about what does it give us. तो सबसे पहला जो हमें पता लगता है वो है रिस्क. तीन चीजें हमें पता लगती हैं. पहला है रिस्क, या तीन चीजें हमें समझ में आती है कि हमें करना क्या है. तो पहला हमें आइडिया लगता है दैट इज रिस्क, कि किसी प्रोजेक्ट में कितना और किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है, राइट. मैंने कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर कैश फ्लोज, बी इट इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट. तो उस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है, हर प्रोजेक्ट के बारे में मुझे एक आइडिया लगेगा. ऑफ कोर्स दैट विल बी अ की फैक्टर. दूसरा, we get to know important या बोल सकते हैं मेजर फैक्टर्स ऑफ द प्रोजेक्ट which can lead to success or failure
ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। हमें वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता चलते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए या उसको एज अ फेलियर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड देयर विल बी लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर जो क्या है उसकी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट टेक ईच एंड एवरी फैक्टर इनटू द अकाउंट बिकॉज दैट विल मेक योर मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाट वी डू, वी बेसिकली रिफाइन ऑल दोस फैक्टर्स and come up with the most important or what we call major factors which have a huge and severe impact on the profitability of our project, yeah, those who have a very severe impact that can actually lead a project to be a successful one or a failed one, right? So हमें क्या उन factors की list पता चल जाती, then we list all those factors and then what we do, we try to mitigate our risks. We try to mitigate our risk. We try to mitigate our risk. So when we perform financial analysis of project, so ये तीन चीजों में क्या है, हम बेसिकली में पूरा ध्यान लगाते हैं एंड उसके बाद then we come up with a decision कि हाँ हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, etc. etc. Right? Now in a company, a role of financial manager can be taken by any person who is suitable for that post. Let's say it can be taken by CFO, Chief Financial Officer, है ना? It can be taken by CFO कि वो उसका रोल ले सकता है if he is qualified enough, or they can hire a person called treasurer, and they can hire a person called treasurer. He or she can take the role of a financial manager, or there can be other person who has the right amount of capabilities who can actually take such decision and can actually handle such kind of responsibility, can be given the role of a financial manager of a FM, right? Now अकेले FM ही नहीं है कि पूरा का पूरा फैसला ले पाएगा. Let's say we are going to take a project. Now FM is not the only person who can actually take such kind of decision all alone. Independently नहीं कर सकता. There has to be some kind of project specialist with him. There has to be some kind of project specialist with him. For example, let's say हम construction business की बात करते हैं. For example, suppose CFO है आपका, that is your financial manager. Now your company used to make let's say commercial projects, या वो commercial buildings बनाती थी. They used to take commercial real estate projects. Now they have come to know कि इस टाइम पे जो आपका हाउसहोल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इस टाइम पे जो रियल एस्टेट जो घर जो हाउसहोल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू कमर्शियल प्रोजेक्ट. Somehow they have come to this conclusion. Now they want to undertake such kind of projects कि वो जगह-जगह क्या करेंगे, जैसे गुड़गांव में, नोएडा में they are taking projects जहां पे क्या वो अपार्टमेंट बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लोगों के रहने के घर बना रहे हैं. अभी तक वो क्या बनाते थे, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते थे, मॉल्स बनाते थे, etc. etc. So although they have experience in their construction business, but they do not have sufficient and the right amount of experience in household commercial business या household real estate या house real estate. Right? Of course, जो basic idea about construction वो तो चाहिए होगा ही होगा, but the needs of people, what are the wants of people who look in the house and किस area में आप कर रहे हो तो वहां पे किस तरह की requirements होंगी, etc. वो सारी चीजें जरूरी नहीं है कि उस person को पता होंगी. Then they must hire a project specialist who can give them such kind of information, जो उनको बता सके कि हाँ यहाँ पर इस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इन सारी बातों का, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. तो अकेले एफएम सारे डिसीजन नहीं लेता. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ टीम जो मिलकर के गाइड करे फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट द फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट? फाइनेंसिंग एंड investment decisions. In decisions को I can summarize या I can categorize into two parts. एक, some decisions will be about day-to-day working capital, and some decisions will be about लॉन्ग टर्म या फिर व्हाट वी कॉल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, राइट? तो फॉर एग्जांपल मतलब जो भी आप फाइनेंस के डिसीजन लेते हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले रहे हैं वो
दो तरह के डिसीजन हो सकते हैं। फ्यू डिसीजन विल बी अबाउट आवर डे टू डे ऑपरेशन, कि रोज क्या ऑपरेशन हो रहा है, कुछ डिसीजंस क्या उनके बारे में होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू आर रनिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस जहां पे इन्वेंट्री आप मैनेज करते हो, जहां पे यू आर स्टॉकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, देन डेली स्टॉक क्या है, स्टॉक अगर कम हो रहा है तो आपको परचेज करना है, ठीक है ना। डेली अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो वेजेस पर काम करते हैं तो उनके वेजेस क्या है, डेली वेजेस या सैलरीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल आ रहा है, राइट। सो दीज आर डे टू डे कंसर्न्स जो आपके रेगुलर बेसिस पे, जो आपके रेगुलर ऑपरेशन है, डे टू डे ऑपरेशन है, उनसे रिलेटेड है। तो सम ऑफ योर फाइनेंशियल डिसीजन विल बी अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसमें डिसीजन में क्या होगा कि यू आर इंश्योरिंग इनफ लिक्विडिटी इन योर मनी जिससे ये सारे जो ऑपरेशन है ये स्मूथली रन हो सके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर रनिंग सम काइंड ऑफ फूड बिजनेस, आपका अपना कैफे है, ठीक है, आपका अपना कैफे है। देन इफ यू आर रनिंग अ फूड बिजनेस देन एवरी डे यू नो कि आपके पास क्या, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, ऑल द स्पाइसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स जो क्या है आप अपने डेली रेसिपीज में या आप अपने डेली फूड आइटम्स में आप यूज करते हो। सपोज इफ यू आर अ कैफे हु रन्स ऑन अ थीम, कि जहां पे वो डेली बेसिस पर क्या है या वीकली बेसिस पर क्या है कुछ ना कुछ स्पेशल अनाउंस करते हैं कि बाकी जो मेन्यू है वो एज इट इज है, बट वी हैव दिस थर्सडे स्पेशल या वी हैव दिस वेडनेसडे स्पेशल या वी हैव दिस वीकेंड स्पेशल। देन ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी स्पेशल आप आज अनाउंस कर रहे हो उसके लिए यू हैव सफिशिएंट काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड और नॉट, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी और व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, राइट। सो दीज आर डे टू डे नीड्स जो आपको चाहिए होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म fixed investments. These are kind of decision which stays with business for a very long time and it is hard and difficult to take them back without facing severe consequences, right? For example, अगर हम रेस्टोरेंट या कैफे बिजनेस की अगर हम बात करें तो लेट्स से इंटीरियर कॉस्ट या इंटीरियर ऑफ अ कैफे, ठीक है ना, जो चेयर्स आपने उस कैफे के लिए परचेज की हैं, जो टेबल्स आपने उस कैफे के लिए परचेज की हैं, राइट। सो दीज आर द डिसीजंस जो आपके साथ के आपके बिजनेस के साथ एक लंबे टाइम तक रहेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज योर इंटीरियर और टू चेंज a hell lot of furniture which you have purchased for your cafe on a daily basis or on a very regular basis, right? Because this will require a lot of cost which you are unable to bear in order to run your business smoothly. तो ऐसे डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। Such kind of decisions are known as fixed investments or long term investment decisions, right? जो आपको पता है कि these are quite heavy in cost and ये एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो एक लंबे टाइम तक आपके पास रहेगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज आप अगर कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री आप रन कर रहे हैं तो सपोज मशीनरी है ना, मशीनरी। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप मशीनरी या तो हायर कर सकते हो, आप रेंट पे ले सकते हो, या फिर आप उसे बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। नाउ यू हैव टू मेक दिस डिसीजन कि आपको मशीनरी एक ऐसी कॉस्ट होगी जो लॉन्ग टर्म आपके साथ बिजनेस में रहेगी। दिस विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यू हैव टू मेक दिस डिसीजन कि आपको क्या करना है, रेंट पे लेनी है, हायर करना है, या आपको ऐसी मशीनरी परचेज करनी है। नाउ व्हाटएवर द फैक्टर्स, व्हाटएवर द वेज यू हैव, आपको उससे डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस विल स्टिक विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। We can also look for alternate investments या alternate assets. Suppose अगर किसी एक चीज को परचेज करने में या कुछ करने में मुझे रिस्क बहुत ज्यादा लग रहा है या मुझे लग रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, then I can look for some alternate kind of assets जो मुझे सेम सेटिस्फेक्शन दे सकें on a lower cost, right? Next, we also have to focus on date of commencement, that is date of starting of our business. फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट आज खुलना है, ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि बिजनेस की ओपनिंग आज है, इनॉग्रेशन आज हो रहा है, अब जो किचन के इक्विपमेंट्स हैं, जो चेयर टेबल है, वो 3 हफ्ते के बाद आएंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो आज इनॉग्रेशन क्यों हो रहा
है ना। अगर बिजनेस आज से रन हो रहा है देन यू शुड हैव सफिशिएंट एसेट्स टू रन इट स्मूथली फ्रॉम डे वन। और इस चीज का भी कोई सेंस नहीं है कि बिजनेस आपको आज खोलना था, जो चेयर्स, टेबल्स, मशीनरी, किचन अप्लायंसेस, सारी की सारी जो कॉस्ट है ये आपने 6 महीने पहले आपने परचेज करके रख ली। बिकॉज 6 महीने पहले अगर परचेज करके रख ली देन यू आर ब्लॉकिंग योर ओन कैपिटल। 6 महीने जो खर्चा आप शायद 15-20 दिन पहले भी कर सकते थे, या सपोज वर्ष से वर्ष में आप 1 महीने पहले भी आप कर सकते थे, आपने क्या किया, उस खर्चे को आपने 5-6 महीने पहले कर लिया है। Then you have blocked your own capital, you are losing the time value of money on that particular capital जो 6 महीने पहले आपने खर्च कर दिया है, राइट। उन 6 महीने तक ना ही उन किचन अप्लायंसेस, ना ही उन चेयर्स, टेबल्स का कोई भी यूज आपके लिए नहीं था। सो इट शुड नेवर बी टू सून और टू लेट to invest in such kind of fixed assets from the date of commencement of our business, right? Getting a point? Now we also have to see ki what are the methods of financing. What are the methods of financing these investments and heavy assets? या such kind of heavy assets, है ना। क्या क्या तरीके हैं जिनसे मैं क्या हूं इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को या इन सारे एसेट्स को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, या किन किन तरीकों से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट ला सकता हूं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट we'll discuss about the basic structure of a company. What is the most basic structure of a company? Basic structure of a company, right? So in small businesses, जिनको बोलते हैं household businesses, लाइक जो घरों में चल रहे हैं या जो बहुत छोटे बिजनेस हैं जो फैमिलीज ही रन कर रही हैं, आप आपस में फैमिली मेंबर्स रन कर रहे हैं, सब वो 2 भाई हैं आपस में वो रन कर रहे हैं, कोई शॉप है या कोई छोटा मोटा अपना खुद का कपड़ों का शोरूम है जो हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो उस केस में जो ओनरशिप है और जो एक्चुअली उसके शेयर होल्डर्स हैं उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। देयर इज नो डिटैचमेंट बिटवीन द शेयर, आपका शेयर होल्डर्स, ओनर्स और द मैनेजमेंट जो उस पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी डिटैचमेंट नहीं है। बट अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में, या सपोज ऑफ अ कंपनी विच इज पब्लिकली ट्रेडेड, तो शेयर होल्डर्स हो गए आप या जिनको ओनर्स भी कहते हैं, दे देमसेल्व्स डू नॉट रन द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। जो ओनर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं वो खुद से सारे कंपनी के ऑपरेशन रन नहीं करते। जो नॉर्मल हाउस होल्ड बिजनेसेस हैं वो खुद से सब कुछ मैनेज करते हैं, खुद से सब कुछ रन करते हैं। नाउ इंस्टेड व्हाट दीज पीपल डू, दे हायर या दे इलेक्ट, वी से नॉट हायर, दे इलेक्ट अ टीम या अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, to ensure that the company is running with the sole intent of ensuring the best interest of our shareholders, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके अपॉइंट किए जाते हैं इसके लिए कि जस्ट टू मेक श्योर कि जो कंपनी है इट इज रनिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर शेयर होल्डर्स, कि उनके इंटरेस्ट जो भी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर हायर people called managers, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो हायर करते हैं, दे हायर मैनेजर्स, एंड शेयर होल्डर्स या जो ओनर्स हैं दे इलेक्ट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। इनका टास्क क्या है, देयर टास्क इज टू मेक श्योर दैट मैनेजर्स आर डूइंग sufficient amount of work or are doing such kind of work which is making sure कि जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स हैं इनका जो इंटरेस्ट है ये अभी तक सेफ है, इनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, जो भी उनका बेस्ट इंटरेस्ट है उनके लिए क्या कंपनी आज भी काम कर रही है। गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। आप अगर एक चीज देखो, सो देयर इज अ डिटैचमेंट बिटवीन द ओनर्स एंड द मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट, देयर इज अ डिटैचमेंट बिटवीन ओनर्स एंड द मैनेजमेंट, या हम बोलते हैं देयर इज अ डिवोर्स बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट। There is a divorce of shareholders with the company management.
राइट। सो इस तरह के स्ट्रक्चर में जहां पे क्या शेयर होल्डर्स का, ओनर्स का, देयर सम काइंड ऑफ डिटैचमेंट और डिवोर्स बिटवीन द कंपनी मैनेजमेंट, उसके अपने कुछ प्रोज होते हैं, कुछ अपने कॉन्स होते हैं। तो अगर प्रोज की मैं बात करूं तो पहला प्रोज तो ये है कि अगर शेयर होल्डर सेल्स देयर शेयर्स लेट्स से एंड गो अवे, है ना, एंड गो अवे, तो भी डेली ऑपरेशंस में कंपनी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेली ऑपरेशंस विल रिमेन अनअफेक्टेड। क्यों? बिकॉज उनका उसमें कोई रोल ही नहीं था, उनका उसमें कोई इंपॉर्टेंट कोई से ही नहीं था, है ना। वो तो कौन देख रहा था? मैनेजर्स, है ना। वो कौन देख रहा था? मैनेजर्स देख रहे थे। तो अगर शेयर होल्डर ने किसी और को बेच दिया, अपने शेयर्स को किसी और को बेच दिया, तो नए ओनर्स आए, नए शेयर होल्डर्स आए, लेकिन जो डेली ऑपरेशन है उससे कंपनी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे एक बेनिफिट है ना, अफेक्ट नहीं हो रहा आपका डेली। नेक्स्ट देखो, शेयर होल्डर्स या ओनर जो हैं, ठीक है, दे ओन द कंपनी, दे ओन द कंपनी, ये ठीक है, बट दे मे नॉट और डू नॉट हैव द नेसेसरी टेक्निकल नॉलेज ऑफ द फील्ड और ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस विच दे आर एक्चुअली डूइंग, है ना। जरूरी नहीं है कि सपोज अगर मेडिसिन कंपनी, तो जो उसका ओनर है या जो उसके शेयर होल्डर्स है उनको दवाइयों के बारे में सब कुछ पता होगा? ऑफ कोर्स नहीं पता होगा, है ना। हो सकता पता भी हो किसी को, पर सबको तो नहीं पता होगा, है ना। बट दे नो वेयर टू पुट देयर मनी इन एंड दैट इज देयर रोल, कि उन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, दे ओन द कंपनी एटसेट्रा। जो भी टेक्निकल पार्ट है वो सारा का सारा कौन देख रहा है? मैनेजमेंट या जो मैनेजर्स हैं, जो भी आपका टेक्निकल पार्ट है ना। सो इस स्ट्रक्चर में फायदा क्या है कि दे हैव हायर्ड अ स्पेशल ग्रुप ऑफ टेक्निकल पीपल व्हिच हैव देयर टेक्निकल स्पेशलिटीज, जिसके बेसिस पर वो क्या है, कंपनी का ऑपरेशंस को रन कर पाते हैं। नाउ द कॉन्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी और देयर इज अ केस, जो अभी हम आगे और पढ़ेंगे अलग से, कि इंटरेस्ट of owners या shareholders and management may not be in sync। हो सकता है कि दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक तरफ अलाइंड ना हो। इसके बारे में विल कम लेटर व्हेन विल स्टडी अभी एजेंसी थ्योरी, तो तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, now there is a word called stakeholders। Stakeholders are the people who have interest in your company। any person या anyone who has interest in your company या people who are interested in your company are the stakeholders, right। अब stakeholders कौन कौन हो सकते हैं? for example let's say shareholders, है ना। शेयर होल्डर्स कौन है? जो आपकी कंपनी को ओन करते हैं, है ना। दोज आर द ओनर्स ऑफ योर कंपनी, राइट। सो ऑब्वियसली दे विल बी इंटरेस्टेड इन द कंपनी की उनको जो पैसा लगा हुआ है वो बिजनेस के अच्छे से सब कुछ चलता रहे। मैनेजर्स, एक बार लिख लेते हैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, लेट्स से लेंडर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट, कस्टमर्स एंड एटसेट्रा। जो लिस्ट हमने बनाई है, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। जरूरी नहीं कि बस खाली ये लिस्ट होगा, और भी लिस्ट आपकी हो सकती है ना। बट जो मेन है हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, है ना, हैव देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन योर कंपनी। तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं किस तरीके से। जैसे अगर मैं शेयर होल्डर्स की बात करूं, सो ऑब्वियसली दे हैव पुट देयर मनी इन योर कंपनी, सो दे वुड वांट मैक्सिमम प्रॉफिट्स। वो चाहेंगे आपकी कंपनी क्या जनरेट करे? मैक्सिमम प्रॉफिट्स। दिल से कि सपोज अगर कंपनी आपकी डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है तो दे शुड गेट हाई डिविडेंड्स। पैसा आपने लगाया हुआ है तो दे शुड गेट
some kind of capital gains and good amount of capital gains, right? Managers की बात करें, managers may be interested in your company because managers want reputation and recognition in the company, because वो जो work कर रहे हैं they want to have some kind of reputation and recognition. They want high salary, they want incentives, they want good work life balance, है ना, they want vacations, etc etc, है ना. So such kind of things will only happen, yeah, they will only be able to get if the company is running smoothly and in good shape, right? Same अगर employees की बात करें तो good salaries, holidays, है ना, great training, because they are being trained in your company and to do that kind of work, so they are gaining different skills. वो get different skills gain कर रहे हैं, so if they'll get different skills, they'll have a better career and they'll have a better future. So obviously they are interested in your company also. Now lenders and borrowers, है ना, they want to get their loan back. आपने किसी से पैसा लिया है, आपने मार्केट से क्या फंड रेज किया है, आपने बैंक से लोन लिया है, किसी और से आपने इन्वेस्टमेंट आपने ली हुई है, तो व्हाट दे वुड वांट कि उनको क्या है, उनको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से कोई खास मतलब नहीं है, कितना प्रॉफिट हो या ना हो, वो चाहेंगे कि जो भी पैसा उनको दिया है विद सफिशिएंट रिटर्न, उनको क्या है वो पैसा मिल जाना चाहिए. गवर्नमेंट में भी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस कि वेदर और नॉट यू आर वर्किंग एथिकली, है ना, आप कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जिससे आपका जो गवर्नमेंट है वो क्या है बेनिफिट कर रही है ना. आपकी जो कंपनी है वो क्या है कंट्री की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए क्या है एक हेल्पफुल रिसोर्स है. तो इफ यू आर वर्किंग वेल देन यू आर अर्निंग वेल, यू आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड आल्सो यू आर हेल्पिंग टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, राइट. कस्टमर्स विल बी इंटरेस्टेड कि यू मस्ट यूज गुड मटेरियल्स, गुड रॉ मटेरियल्स, है ना, एंड यू शुड प्रोवाइड देम द नेसेसरी गुड्स, या जो प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो उसमें जो आपका मटेरियल है वो अच्छा आप यूज करो, एंड दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, योर प्रोडक्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, सब कुछ क्या आपके लिए बेनिफिट के लिए होना चाहिए. सो दीज आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द वेलबींग ऑफ योर कंपनी, राइट. बट प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है जहां पर होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ ऑल ऑफ दीज पीपल may have some kind of conflict of interests. It is not possible for each and everyone to have their interest aligned in a specific way या in a same way. ऐसा नहीं हो सकता. कभी ना कभी के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग वेरी रिस्की प्रोजेक्ट, है ना, देयर इज अ चांस ऑफ टेकिंग अ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट. अब जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर हैप्पी, वो तो खुश हैं. क्यों? बिकॉज मोर द रिस्क द हायर द चांस ऑफ गेटिंग मोर प्रॉफिट, है ना. दे वुड एक्सपेक्ट कि भाई इफ वी आर टेकिंग मोर रिस्क देन देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग हायर प्रॉफिट, एंड शेयर होल्डर्स का एम क्या है कि मुझे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए. तो ऑब्वियसली दे विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है आप रिस्क लो, कोई इशू नहीं है, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए. बट जो लेंडर्स हैं दे विल बी सैड, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया एंड इफ दैट बैकफायर्स देन दे मे नॉट गेट देयर मनी बैक, then they may not get their money back. तो लेंडर्स और शेयर होल्डर्स का इस सिचुएशन में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. शेयर होल्डर चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट लो, लेंडर चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट मत लो. और क्या पॉसिबिलिटी है, लेट्स से मैंने कहा देयर इज अ हैवी स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट, ठीक है ना, एक ऐसा प्रोजेक्ट है दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो अगेन शेयर होल्डर्स विल बी हैप्पी. यहां तो सेम ही है सब कुछ कि बहुत खुश हैं, अरे बहुत बढ़िया बात है, करो 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 काम करो काम करो, है ना. बट मैनेजर्स विल बी सैड बिकॉज दे विल लूज देयर वर्क लाइफ बैलेंस, है ना. दे विल लूज देयर वर्क लाइफ बैलेंस, हो सकता है. So they may not be interested in
टेकिंग सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। देन अब सपोज अगर इसी एग्जांपल को अगर एक्सटेंड करें दूसरे तरीके से कि लेट्स से ओवरलोड है वर्क का, ओवरलोड ऑफ वर्क है ना, या ओवरवर्क है, ओवर वर्किंग आवर्स, तो हो सकता है कि मैनेजर्स बोले हमें तो बस खाली अपना काम जो है वो डेलीगेट करना है दूसरों को, तो मैनेजर्स मे बी हैप्पी, पर जो एम्प्लॉयज हैं they'll be sad because they'll have to work overtime, है ना। Again there's a conflict of interest। हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, there's a project which affect, है ना, there's a project affecting environment of a region, of a place, let's say, ठीक है। तो अगेन शेयर होल्डर्स आर हैप्पी कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम तो लगा रहे हैं, कहीं पर भी कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, क्या दिक्कत है, चिमनी जा रही है जल्दी, पॉल्यूशन हो रहा है, कहीं पर भी क्या रिफाइनरी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फायदा तो हो रहा है ना, चीप लेबर मिल रही है और वहां पे जो रिसोर्सेज जो मुझे चाहिए वो सस्ते हैं, लेबर सस्ता है, जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो क्या हुआ, आसपास का एरिया क्या पूरा खराब हो रहा है। तो इस केस में गवर्नमेंट मे नॉट बी वेरी हैप्पी, गवर्नमेंट विल नॉट बी अलाउइंग दिस कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये जो लोकेशन है वो ठीक नहीं है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो ऑल ऑफ दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन द वेलबींग ऑफ अ कंपनी, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट देयर इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी अलाइंड। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। दे वांट कि हाँ सब कुछ बढ़िया चले, बट हो सकता है कि एक पर्सन का इंटरेस्ट कुछ और हो, एक पर्सन का इंटरेस्ट कुछ और हो, सो देयर कैन ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सो इसी चीज को डिस्क्राइब करती है, इसी चीज के बारे में जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं इन एजेंसी थ्योरी। इसी इश्यू को जो एड्रेस करती है वो करती है एजेंसी थ्योरी, राइट राइट। सो वी से कि जो शेयर होल्डर्स हैं, those are principals and they hire managers, these are agents, these are agents of the company. Shareholders are the principals of the company and managers are the agents of the company. Now problem arises when their interests are not aligned, when their interests are not aligned, this is when the problem arises, right? So what we say ki a cost has to incur in order to ensure that managers or the agents interests are aligned in the best interest of the company, right? एक कॉस्ट इंकर होनी पड़ती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है by the shareholders just to make sure कि जो एजेंट्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है दैट इज बेस्ट अलाइंड फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। नाउ हाउ कैन सच कॉस्ट अकर, राइट। कॉस्ट आपकी होती है, लेट्स से कॉस्ट, आई कैन से कॉस्ट इंकर्ड बाय द प्रिंसिपल्स, मतलब शेयर होल्डर्स, टू मॉनिटर the activities of the agent। अब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग श्योर कि भाई जो मैनेजर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे, है ना। वी वांट टू सी कि वेदर और नॉट दे आर वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज एंड फॉर द बेस्ट ऑफ द कंपनी। सो व्हाटएवर द मेथड दे विल टेक, किसी भी तरीके से वो चीज वो कर रहे हैं, जो भी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट, कॉस्ट इंकर्ड by the principals to influence the actions of the agents, है ना। एजेंट सपोज कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, they are performing in such a way which is not desired by the company or which is not liked by the company or the principals,
then to influence their actions and to influence them to change their action, a certain measure has to be taken or will be taken. तो उस measure में भी क्या कुछ ना कुछ cost कंपनी को या जो principals उनको bear करनी पड़ेगी. Third, cost incurred if a wrong decision is taken by the agents. एजेंट्स ने अगर कुछ गलत डिसीजन लिया है कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाकर के, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंपनी को क्या या प्रिंसिपल्स को क्या कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच कुड हैव बीन वेरी प्रॉफिटेबल, बट ऐसा था कि दैट रिक्वायर्ड अ हेल लॉट ऑफ वर्क एंड एन ओवरलोड ऑफ वर्क, ओवर वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम. तो मैनेजर्स ने क्या वो प्रोजेक्ट लिया ही नहीं. दे डिड नॉट इवन अंडरटेक दैट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. तो उसको जो एक पोटेंशियल हम प्रॉफिट कमा सकते थे, वी लॉस्ट दैट, वी लॉस्ट सच काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. तो उसके लिए भी क्या कुछ ना कुछ कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ी. या फिर हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट था बहुत प्रॉफिटेबल, बट जो मैनेजर्स हैं दे वर इंटरेस्टेड इन सम अदर प्रोजेक्ट, या दे हैड देयर इंटरेस्ट इन सम अदर प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा स्पेशलिटी है या ज्यादा इंटरेस्ट है. सो दे टुक सम अनदर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ दिस वन, व्हिच रिड्यूस्ड the potential profitability that could have come from the project that we did not even undertake, right? तो वो cost भी क्या कंपनी को bear करनी पड़ेगी. So basically agency theory says that these costs to solve, मतलब we incur these costs to solve the issue of conflicting interest by incentivizing the agents to motivate them by aligning their remuneration to the company, with the company, right? For example, आप क्या करो, जो रेम्यूनरेशन है वो आप कंपनी के साथ साथ उसको, एजेंट की जो आपका रेम्यूनरेशन है वो कंपनी के साथ साथ उसको अलाइन कर दो. फॉर एग्जांपल आप क्या करो, आप ये कर सकते हैं कि जो सैलरी है आप उसको दो पार्ट कर दीजिए. एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल. फिक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, फिक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है दैट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, या जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो आप काम कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा. सो व्हाट विल हैपन, दिस विल मोटिवेट एजेंट्स. अब आपने क्या किया, इंसेंटिवाइज कर दिया उनको, है ना. आपने क्या किया, जो उनका पे आउट है उसको लिंक कर दिया विद द कंपनीज परफॉर्मेंस. आपने कहा आपको जो पैसा मिलेगा फिक्स तो आपका कुछ ना कुछ है ही, एक वेरिएबल भी है, इंसेंटिव्स भी आप ले सकते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. सो दे बी मोर मोटिवेटेड टू वर्क इन सच अ फैशन व्हिच विल रिजल्ट इन द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, राइट. इससे आपकी क्या परफॉर्मेंस सुधार आ सकता है. और क्या है, यू कैन गिव एजेंट्स some shares of the company. आप क्या करो, जो एजेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ आप शेयर्स दे सकते हैं, है ना. तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी देन शेयर की वैल्यूज क्या बढ़ रही होगी, तो ऑब्वियसली एजेंट्स के बाद जो शेयर होल्डिंग है उसकी भी क्या वैल्यू बढ़ रही होगी, तो उनकी वेल्थ इंक्रीज कर रही होगी. इफ दे आर नॉट सो वेरी मच अलाइंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी विल नॉट डू वेल and automatically their wealth will also decrease. So this will also motivate them to work better and better towards the betterment of the company, right? So these are few steps which a person can take, which the principals can take to make sure कि जो agents हैं उनका interest भी company के betterment के साथ ही हो. अगर इसका भी कोई solution नहीं निकलता है ना, अगर suppose if the problem persists, then they can simply, let's say, hire new board of directors. अगर उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है या दे आर नॉट एबल टू रन द कंपनी स्मूथली, देन व्हाट दे कैन डू, दे कैन सिंपली हायर न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और व्हाट दे कैन डू, दे कैन सिंपली सेल देयर शेयर्स. जो प्रिंसिपल्स करें वो क्या करें, सिंपली अपने शेयर्स को सेल कर देंगे. अगर शेयर सेल होंगे तो जो शेयर का प्राइस होगा वो गिरेगा, और अगर शेयर का प्राइस गिरेगा सपोज अगर, तो दैट विल बी
that company will be taken over by a new company, by some new company, and that will automatically change the management system, right? होगा क्या कि मार्केट में जब भी ये देखने को मिलता है कि हाँ एक कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, विच हैज आपका पोटेंशियल, बट वो अभी के अंडर वैल्यूड है, देन एवरी बिग कंपनी ट्राइज टू टेक ओवर दैट कंपनी, कि हम इस कंपनी को पूरा टेक ओवर करना चाहते हैं एंड वी वांट टू रन दिस कंपनी स्मूथली। तो और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, देन दीज आर द मेजर्स व्हिच कैन टेक इफ द प्रॉब्लम कीप्स ऑन परसिस्टिंग। नाउ व्हाई डज दिस प्रॉब्लम अराइज? ऐसा क्यों होता है? दिस मेनली हैपेंस बिकॉज ऑफ the information asymmetry. This problem arise mainly because of information asymmetry. Information asymmetry का मतलब क्या होता है, या asymmetric information का मतलब क्या होता है कि not everyone knows not everyone has the same amount of information about the company that they actually should. For example, जो शेयर होल्डर्स हैं, दे आर हाइडिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजर्स। जो मैनेजर्स हैं, दे आर हाइडिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, राइट? सो यहां पर क्या होती है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन डज नॉट हैव 100% सिमेट्री एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 100% सिमेट्री, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी वी शुड ट्राई टू हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अमंग्स आवरसेल्व्स, सो दैट वी बोथ नो या वी ऑल नो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द कंपनी, और क्या हो रहा है, जिसके बेसिस पर क्या है हम अपने काम को उस तरीके से डेलीगेट कर पाए, हम उसको उस बेटर तरीके से हम कर पाए, राइट? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रॉब्लम कैसे आएगी, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कंपनी के प्रॉफिट रिपोर्ट्स या जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो डिक्लेयर हो गए पब्लिकली, एंड उसमें दिखाई दिया देयर इज अ हाई प्रॉफिट, कि कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट इस टाइम पे बुक किया है। नाउ जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज वुड वांट सैलरी अप्रेजल, ऑफ कोर्स दे वुड वांट दैट, दे विल से कि कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमारी सैलरी क्या हमें बढ़ के मिलनी चाहिए, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत फायदा हुआ कंपनी को, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मैनेजर्स नो दिस, बट व्हाट मैनेजर्स डू नो कि ये जो था, दिस वाज अ सिंगल फेज ऑफ सच प्रॉफिट, सिंगल फेज ऑफ सच प्रॉफिट, एंड दिस इज नॉट सस्टेनेबल, कि इस बार तो हमने जैसे तैसे करके ये प्रॉफिट कमा लिया, बट दिस ग्रोथ, दिस पर्टिकुलर जो स्टीप ग्रोथ एकदम से दिखाई दी, दिस ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। तो अभी जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखाई दिया है इसके बेसिस पर अगर अभी एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी, तो फ्यूचर में मुझे पता है कि इतना प्रॉफिट में सस्टेन नहीं कर सकती कंपनी, है ना, इतना प्रॉफिट आएगा ही नहीं, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो जब बाद में उतना प्रॉफिट नहीं आएगा तो अननेसेसरी मेरी लायबिलिटी क्या बढ़ चुकी होगी, बिकॉज सैलरी तो बढ़ चुकी है। कोई भी एम्प्लॉय इस बात को तो नहीं मानेगा कि भाई इस क्वार्टर में किया या इस ईयर में किया, हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए सैलरी हम अब आपकी कम कर दे रहे हैं, दिल नॉट अग्री टू इट। सो मैनेजर्स विल से कि नहीं, हम शायद नहीं बढ़ा पाएंगे, एम्प्लॉयज को समझ नहीं आएगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन, they do not have this information, and then they'll have their own grudge issues, etc, है ना? This will even impact their own work, है ना? They may leave company on any other thing. So यहाँ पर क्या, because of asymmetric information, the conflict of interest arises, and this is one of the very common example जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही क्या डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसके बेसिस पर क्या इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग पास्ड ऑन सक्सेसफुली, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन, एंड उसके बेसिस पर क्या है, आपका इंटरेस्ट जो है वो एक बेस्ट अलाइन नहीं हो रहा है। ऑल्सो दे कैन बी लाइक सपोज लेंडर्स हैव गिवन मनी टू द कंपनी टू टेक अ न्यू प्रोजेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब लेंडर्स को ये लग रहा है कि भाई हमने पैसे ले तो लिए, बट वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्की एसेट they'll put our money in, and suppose if that risk backfires, then in that case it will be hard for us to even recollect our money back, and let alone the interest part,
उसको तो भूल ही जाओ आप, लेकिन वो है कि शायद हमें वो पैसा भी सही से जो हमने दिया था हमें उतना भी ना मिल पाए। तो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड लेंडर्स, की लेंडर्स कैन से कि यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन सच एरियाज। आप जो पैसा आप ले रहे हो, आप सिर्फ इन्हीं तरह के फील्ड्स में, इन्हीं फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आप अपना पैसा क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्हीं आप रिस्की चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इनके अलावा आप नहीं कर सकते। और दे कैन ऑल्सो पुट सम काइंड ऑफ क्लॉजेस कि इफ यू वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स देन यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू, है ना। मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो दे मे इनफोर्स, बट ऑफ कोर्स दैट विल आल्सो नॉट सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम, बट दिस कैन बी वन ऑफ द वेज जिसमें कुछ लोग क्या एक सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। गेटिंग अ पॉइंट? ओके, नाउ ऑल इन ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारा मेन टास्क है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब यू वांट टू बुक बिग प्रॉफिट्स। इफ यू वांट टू बुक बिग प्रॉफिट्स you have to take risky projects. You have to take risky projects. But the problem is not everyone has the same tolerance for risk. Different investors will have different risk tolerance या different appetite of risk, है ना। वो क्या अलग अलग तरह का रिस्क जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो हर कोई बिल्कुल सेम ग्राउंड पर नहीं आ सकता कि हाँ ले लो, ये अभी तो बहुत रिस्क है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ले लो। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, राइट। नाउ सम शेयर होल्डर मे वांट हाई डिविडेंड्स, सम शेयर होल्डर्स मे वांट हाई डिविडेंड्स, सम शेयर होल्डर्स आर नॉट इवन वरीड अबाउट डिविडेंड्स, दे वांट टू मैक्सिमाइज their capital gains. They want to maximize their capital gains. कैसे? For example, high dividends वाले लोग कौन है? Suppose people who are retired. ठीक है, कुछ लोग जो है वो आपके रिटायर्ड हैं, उन्होंने आपके अच्छे खासे शेयर्स परचेज किए हुए हैं, एंड जो पेंशनर्स हैं लेट्स से, है ना, उनके पास पेंशन तो उनकी आ ही रही होगी, साथ ही साथ क्या जो डिविडेंड की फॉर्म में उनके पास पैसा आ रहा है वो उनके लिए क्या इनकम है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कैपिटल गेन की उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए थे आज वो बढ़ के 8 लाख हुए, 10 लाख हुए, उससे उनको कोई खास मतलब नहीं है। उनको ये कि जो रेगुलर इनकम डिविडेंड की फॉर्म में मेरे पास आ रही है वो मेरे पास आती रहे, तो वो इनकम जितनी बढ़ेगी वो मेरे लिए अच्छा है। देन देयर आर पीपल लेट्स से हु आर यंग एंड वर्किंग समवेयर, तो उनको है कि हम यंग हैं, हमारे पास सैलरी आ रही है, वी आर वर्किंग समवेयर, वी आर नॉट वरीड अबाउट या वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रेगुलर इनकम या डिविडेंड इनकम जो पैसा मेरे पास आ रहा है। आई एम मोर वरीड अबाउट, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कि जो पैसा मैंने डाला है उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। सो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। नाउ देयर इज नो वे इन विच वी कैन मेक एवरीवन हैप्पी या इन विच अ फाइनेंशियल मैनेजर कैन मेक एवरीवन हैप्पी। उसको हर किसी को उस तरीके से खुश नहीं रख सकते। सो दिस हेल्प्स इफ देयर इज अ गुड कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बेसिक आइडिया ये है कि कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू बाय एंड सेल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड, शेयर्स एटसेट्रा, आपका एटसेट्रा। तो मान के चलते हैं अगर देयर इज अ गुड कैपिटल मार्केट कि मार्केट आपका एफिशिएंट है, देयर इज सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर्स, देयर इज सफिशिएंट नंबर ऑफ सेलर्स, और अच्छा मार्केट है जहां पे ट्रेडिंग क्या इजीली हो पाता है, सो इट विल बी ऑन द शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जांपल मेरी जो भी कंपनी का शेयर प्राइस है लेट्स से दैट इज 820 रुपीज, ये है मेरी कंपनी का शेयर प्राइस। तो अब ये इन्वेस्टर के ऊपर है, एक शेयर होल्डर यहां पर है या सपोज एक इन्वेस्टर यहां पर है, एक यहां पर है, इसकी जो लाइबिलिटीज हैं, इसकी जो डिजायर्स हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट जो वो करना चाहता है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन। तो अगर उसको लगता है कि 820 या उससे ज्यादा में भी अगर मुझे मिल रहा है इस कंपनी का शेयर तो मुझे लेना चाहिए, तो वो तो ले लेगा, हिल बाय। और अगर इसको लग रहा है कि नहीं
820 में तो नहीं, अगर 750 या उससे कम में अगर होता तो ही लेने का मेरे लिए फायदा है, डिपेंडिंग अपॉन माय ओन डिजायर्स एंड माय लायबिलिटीज, तो ही फायदा था, सो ही विल नॉट बाय। अगर उसके पास है तो इस टाइम पे उसको सेल कर देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो व्हेन देयर इज अ गुड कैपिटल मार्केट, तो शेयर होल्डर्स कैन डिसाइड देमसेल्व्स कि वेयर टू पुट देयर मनी based on their own liabilities and their own investment decisions, and जो वो burden है फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर कि हर एस्पेक्ट को सेटिस्फाई करना है, वो हट जाएगा, and then the financial manager will be fully focused to maximize the shareholders wealth, because shareholder आपके पास है ही वो, जो आपके पास वो लोग आए हैं बेसिकली जिन लोगों का इंटरेस्ट आपके साथ अलाइंड है, या जो मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्ट करने में हमें फायदा देखने को मिल रहा है। गेटिंग अ पॉइंट, राइट। सो this is the basic structure और the challenges how companies work, और क्या क्या challenges वो फेस करने पड़ते हैं। एक अब थ्योरी का पार्ट और है, पहले वो भी देख लेते हैं। अब वैसे तो पूरी थ्योरी है। ओके, जो ये टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हम बाद में करेंगे इन लेटर चैप्टर्स। अभी तो खाली उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है, ठीक है ना। We'll do it in later chapters. Now, financial reporting, regulating financial reporting. इसमें यहां पर चैप्टर में कुछ नहीं बताया हुआ, बस फर्स्ट चैप्टर तो हमें एक आइडिया दिया हुआ है कि हाउ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर डन, और मतलब वो भी नहीं बताया हुआ, बस ये बताया हुआ है कि देयर इज अ स्टैंडर्ड व्हिच एवरीवन फॉलोज टू प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी कंपनी अलग तरीके से रिपोर्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करे, मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस की या जो मेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, और कोई एक जो दूसरी कंपनी है वो अलग तरीके से करे, जो तीसरी कंपनी है वो अलग तरीके से करे। ऐसा नहीं है, देयर इज अ स्टैंडर्ड व्हिच ईच एंड एवरीवन हैज टू फॉलो, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं अलग तरीके से फिगर्स प्रेजेंट कर रहा हूं, आप अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई और अलग तरीके से कर रहा है, तो पीपल और द इन्वेस्टर्स विल नॉट हैव अ कॉमन सेंस ऑफ जजमेंट ऑफ एनालाइजिंग कि एक्चुअली किस कंपनी में क्या चल रहा है और मुझे किस तरीके से डिसीजन लेना है। तो उसके लिए क्या है, एक रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जिसमें क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही क्या है रिपोर्ट्स प्रेजेंट की जाएंगी, तो वही हमें बताया हुआ है। और रिपोर्ट प्रेजेंट करना कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, वो सब हम लेटर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। देन देयर इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम by which companies are directed and controlled. अब this statement can be misleading, है ना। अभी सुनने में क्या लग रहा है कि जो कंपनीज हैं they are being directed by something called corporate governance, ऐसा तो सुनने में लग रही है corporate governance itself is the management, which is not the case. Management is a different thing, board of directors are different thing, है ना, वो एक अलग सेक्शन है। corporate governance क्या है? एक सिस्टम है जो बनाया गया है to make sure कि each and every companies follows to the principle follows the underlying principle of corporate governance in order to make sure that the company is running smoothly, right? different क्या principles बनाए गए हैं, जिनके बेसिस पर कोड्स बनाए गए, जिनके बेसिस पर क्या है, हम वी मेक श्योर कि जो अगर कंपनी इन प्रिंसिपल को, इन कोड्स को अगर फॉलो करती है, देन या ओके दे आर अ सेंसिबल कंपनी, दे आर अ गुड एथिकल कंपनी, राइट। तो चार जो कोड्स बनाए गए हैं वो है ये अकाउंटेबिलिटी, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर डिसीजंस। इफ वी टेक अ रॉन्ग डिसीजन, इफ समवन हैज टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया, हम उस पर डाल रहे हैं, इस पर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, जो भी हो रहा है वो पता चलना चाहिए। प्रोबिटी, अब प्रोबिटी क्या होता है वो उन्होंने खुद ही बताया कि प्रोबिटी मींस एथिकल बिहेवियर, मतलब क्वेश्चन शुड नॉट बी कि इफ वी डू दिस वेदर नॉट वी विल बी कॉट, क्वेश्चन शुड बी लाइक वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज इट इज नॉट एथिकल, है ना। ऐसा नहीं हो कि अगर हमें करेंगे तो पकड़े जाएंगे क्या, वो क्वेश्चन दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, है ना। आपका क्या होना चाहिए कि ये दिस इज नॉट एथिकल, ये करना सही नहीं है, मुझे ये चीज नहीं करनी है। तो कंपनी शुड फॉलो एथिक्स। देन देयर इज फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी व्हिच इज अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो दीज आर द कोड्स गाइडेंस कि व्हाट आर द मेन कोड्स गाइडेंस, एंड देन दे हैव समराइज्ड और दे हैव कैटेगराइज्ड इन द मेन प्रिंसिपल ऑफ द कोड। ऊपर क्या है कोड की गाइडेंस है, नीचे क्या है जो मेन प्रिंसिपल्स है उनके बारे में हमें अच्छे से बताया हुआ है। फर्स्ट इज लीडरशिप।
तो इसमें बोला था कोर्स रिक्वायरमेंट इज दैट एवरी कंपनी शुड बी गवर्न्ड by an effective board which is collectively responsible for the long term success of the company. The board should be effective. Now what do you mean by effective? If you are able to complete your task or your designated task जो भी आपको दिया हुआ, if you are able to do in a good way, in a timely manner, then we will say that you are an effective person, or whatever role you are following, you are in that effective role. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं then you are not effective. Then the company should be run by a effective leader board, effective board जो क्या है, whose collective focus is for the long term success of the company, और वो चीज क्या fulfilled होनी चाहिए. फर्दर आप और पढ़ सकते हो उसमें. Again, effectiveness that the principle requires the board and its committees to have the appropriate balance of skills, experience, independence and knowledge of the company to enable them to discharge their respective duties and responsibilities effectively. मैं, आप और लेट्स से हमारे दो अलग फ्रेंड्स हैं. वी हैव बीन वर्किंग इन आईटी सेक्टर फॉर 10 years. नाउ वी हैव डिसाइडेड टू हैव आवर ओन स्टार्टअप एंड वी से कि ठीक है, हमने 10 साल आईटी कंपनी में काम किया तो हम सब कुछ जानते हैं. हम आईटी कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं. आईटी कंपनी के बारे में मतलब जो उसकी टेक्निकल डिफिकल्टीज है, जो उसका टेक्निकल पार्ट है, जो उसका वर्क कल्चर है, वो सब हम सब कुछ जानते हैं. जो उसका वर्क टाइप है वो सब कुछ हम जानते हैं. बट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मैनेजमेंट. अगर हम उस पोजीशन में लेट्स से नहीं थे, उस टॉप पोजीशन में, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट फाइनेंसेस. तो इट शुड नॉट बी लाइक कि हम एक ही स्किल सेट के सारे लोग भर लें एंड वी से कि सिंस वी ऑल हैव द सेम काइंड ऑफ स्किल सेट वी कैन रन अ कंपनी ऑफ दैट स्किल सेट. ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यू शुड हैव समवन स्पेशलिस्ट फॉर देम. तो योर एंटायर टीम या योर एंटायर बोर्ड ऑफ मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड हैव people with different skill sets required to run your company smoothly. Only then you will be called effective, right? Okay. Accountability वो हम discuss कर चुके हैं. Remuneration according to the principle, executive directors remuneration should be designed to promote the long term success of the company. Performance related elements should be transparent, stretching and rigorously applied. ठीक है, वो अभी हम डिस्कस कर लिया था हमने जब एजेंसी थ्योरी पढ़ी थी. सेम है आपका शेयर होल्डर्स. तो दिस इज द बेसिक हमारा जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है. मतलब सब कुछ थ्योरी था इसमें तो वैसे, लेकिन जो ये सारी चीजें हैं कि क्या एथिक्स हैं, क्या 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सब आपको खुद की लैंग्वेज में नोट्स बना के लिखने हैं. ऑल्दो बुक्स आर ओपन बुक एग्जाम, बट आप सेम चीजें क्या बुक से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राइट? सो आपको क्या है, अपने हिसाब से अपने जो नोट्स हैं उनको इजीली अच्छे से प्रिपेयर करना है, चार्ट्स बनाने हैं, सब कुछ प्रिपेयर करना है, सो दैट जब अगर इनमें से कोई थ्योरी बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्या उसको अपने वर्ड्स में आंसर को एक्सप्रेस कर पाए. सो दिस इज इट इन आवर चैप्टर नंबर 1 एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर